नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, एक जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट ये है कि ताइवान को लेकर के चीन और अमेरिका, चीन और यूएसए के बीच जो टेंशन चल रही थी उसमें अब जापान भी कूद पड़ा है। जापान का कूदना इस टेंशन को और बढ़ा देगा और शायद शायद जिस बात की संभावना, जिस बात की आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका जो एपिसेंटर होगा वो चीन का सागर होगा या हिंद प्रशांत क्षेत्र होगा, शायद ये सही निकल जाए। दरअसल बुधवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ताइवानी थिंक टैंक ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था। उसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने को भी उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात ये कही कि अगर चीन ताइवान पे कोई आक्रमण करता है और ताइवान को हड़पने के लिए अगर वो सैनिक मतलब सैन्य बल का इस्तेमाल करता है तो जापान चुप नहीं बैठेगा। और उन्होंने कहा कि द इमरजेंसी इन ताइवान इज इमरजेंसी इन जापान और सो देयरफॉर दिस इज द इमरजेंसी इन जापान एंड यूएस अलायंस। और उन्होंने ये कहा कि ये ताइवान क्राइसिस वुड बी ए जापान क्राइसिस एंड देयरफॉर ए क्राइसिस फॉर द जापान यूएस अलायंस। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन ताइवान को हड़पने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करता है तो ये जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड टाइप का होगा। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एडवेंचर वुड लीड टू इकोनॉमिक सुसाइड फॉर चाइना। और दोस्तों, इस बात का एक बहुत ही गहरा अर्थ है और इससे चीन इतना तिलमिला गया कि उसने तुरंत, जैसे ही अभिजीत संजय का ये बयान आया सामने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, ये बात उन्होंने कही कि तुरंत चीन के जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने तुरंत ताइवान चीन में जो जापान के राजदूत हैं हाइयो तारुमई उनको तलब कर लिया। और चीन के सहायक विदेश मंत्री हुआ सुनयिंग ने उनको तलब कर लिया, जापानी राजदूत को, और उन्होंने अपनी घोर आपत्ति जताई और अबो सिंजे के बयान को चीन के इंटरनल मामले में दखल के साथ साथ कहा कि अबो सिंजे ने जो ताइवान को लेकर बयान दिया है वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, चीन के सहायक विदेश मंत्री ने, कि चीन की प्रभुसत्ता को चुनौती देने जैसा है। दोस्तों, अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर कि चीन ने ऐसा क्यों कहा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के कुछ स्टेटमेंट ने चीन को इतना क्यों बौखला दिया है और चीन क्यों पागल हो रहा है, इसके पीछे की वजह को समझिए। दोस्तों, इस मैप को देखिए, ये मैप है चाइना का। आपको मैं लिए चलता हूँ 1945 में जब जापान पे अमेरिका ने एटम बम गिराया था, उससे पहले की स्थिति में ले चलता हूँ। जिस तरह से जर्मनी पूरे यूरोप में बढ़ता चला जा रहा था, पूरे यूरोप के सभी देशों को जीतता चला जा रहा था, उसी तरह से जर्मनी का जो मित्र था जापान, जो कि धुरी राष्ट्र का मेंबर भी था, वो इधर चीन को लगातार जीतते हुए जा रहा था। उसने, आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये जापान का अपना मेनलैंड है। उसने सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने चीन का ये इस हिस्से के बाद, इस हिस्से को छोड़ दें तो उसने, ये देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा उसने जीत लिया था। और ये जीतने का जो उसका क्रम था वो आपको मैं बता दूं कि 1931 से लेकर के 1937 के बीच में उसने लगभग 1/4 चाइना को जीत लिया था।
मंचूरिया जीत लिया था, पेंगिंग जीत लिया था, ये नीचे का इलाका जीत लिया था उसने, ये सारा, ये फार्मोसा जो ताइवान है ये जीत लिया था। और दोस्तों अब एक और पर्टिकुलर बात ये है कि इस जीत के क्रम में जब जापान चीन पर आक्रमण करके पूरे चीन को कब्जा रहा था, उस समय चीन में कुमतांग दल का शासन था, और उसके जो हेड थे वो चौ एन लाई थे, चांग कै शेक थे। और इधर कोमितांग सरकार के खिलाफ चीन में साम्यवादी के दल के नेता माओ से तुंग की लड़ाई चल रही थी। और इसी बीच में जब जापान ने चीन पे आक्रमण किया तो माओ से तुंग जो है वो चाह रहा था कि कुमतांग दल से उनका गठबंधन हो जाए और दोनों मिल करके जापान से लड़ें। लेकिन कुमतांग दल को लगता था कि उसका जापान से बड़ा दुश्मन उसका साम्यवादी दल है, जिसका नेता माओ से तुंग है, और वो जापान से लड़ना छोड़ करके वो माओ से तुंग के नेतृत्व वाली साम्यवादी पार्टी से ये चांग कै शेक की सेना लड़ रही थी, जिस कारण जापान चीन की तरफ बढ़ता चला रहा था। और अंत में इसी को रोकने के लिए चीन को जापान के साथ लड़ाई में पूरा स्पेस देने के लिए जो साम्यवादी पार्टी थी जिसका नेता माओ से तुंग थे, उन्होंने 1937 में द ग्रेट स्केप ऑफ चाइना, जिसको कहते हैं द ग्रेट स्केप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, वो किया था। उन्होंने बहुत लंबी मतलब दूरी तय करके वो चले गए थे उत्तर में, ताकि कुमतांग पार्टी जापान से लड़ करके जापान को बाहर करे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ था। और दोस्तों फिर स्थिति बदली और कुमतांग दल साम्यवादी दल धीरे धीरे मजबूत होती गई और कुमतांग पार्टी कमज़ोर होती गई और उसने पूरे मेनलैंड पर कब्जा कर लिया। और उस मेनलैंड पर कब्जा करने के बाद जब वहाँ पर जो पहले कुमतांग पार्टी की सरकार थी चांग कै शेक के नेतृत्व में, उस पार्टी की सरकार को भाग करके इस जगह आना पड़ा जिसको उस समय फार्मोसा कहा जाता था। दोस्तों दिस इज द फार्मोसा, मतलब पूरा मेनलैंड को छोड़ करके ये पूरे चीन को छोड़ करके वहाँ की सरकार को, कुमितांग पार्टी की सरकार को इस फार्मोसा में आकर शरण लेनी पड़ी थी जो उस समय जापान के कब्जे में था। ठीक, अब क्या हुआ 1940, यानी इस पूरे मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया। 1939 के बाद की बात है। और उसको जिस पार्टी की सरकार थी कुमितांग पार्टी की, उसको अपने नेता चांग कै शेक के नेतृत्व में भाग करके मेनलैंड को छोड़ करके यहाँ आना पड़ा, फार्मोसा जिसको कहते हैं इस द्वीप पे। आपने समझ लिया दोस्तों, ये है फार्मोसा, यहाँ आना पड़ा। और इसी कारण जो है जब 1945 में जापान का पतन हुआ, उस पर एटम बम गिरा और जापान ने अपने सारे उपनिवेश सरेंडर कर दिए, तो चाइना का जो पार्ट उसने कब्जा रखा था वो उसने सरेंडर किया। तब तक वहाँ साम्यवादी सरकार आ गई थी, यानी माओ से तुंग के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार को जापान ने उसका पूरा चीन का इलाका सरेंडर कर दिया। तो उस समय की स्थिति ये हुई कि ताइवान में वो लोग आकर बस गए थे जो वहाँ से मेनलैंड से भागे थे कुमितांग पार्टी की सरकार। अब उसके बाद चीन तभी से इस ताइवान पे अपना कब्जा मतलब ये करने लगा, अपना दावा करने लगा। उसका कहना था कि चूँकि ये जो फार्मोसा जिसको अब ताइवान कहते हैं उसको जापान ने जीता था, और जब जापान ने पूरा चीनी क्षेत्र को साम्यवादी सरकार को सरेंडर किया तो ताइवान भी सरेंडर किया। तो यानी ताइवान टेक्निकली उसका चीन मेनलैंड का हिस्सा है और इसलिए चीन ताइवान पे अपना कब्जा चाहता है। ये है दोस्तों, ये विवाद है चीन और ताइवान के बीच, और इसमें कहीं ना कहीं जापान है, क्योंकि जापान अब उस समय तो उसने ताइवान को चीन को सरेंडर कर दिया, लेकिन यहाँ जो कुमितांग पार्टी की सरकार बनी थी चीन से भागने के बाद, उसको जापान ने पूरा सपोर्ट करा था। तो कहीं ना कहीं आज का जो विवाद है उसमें जापान कहीं ना कहीं है। और इस कारण जब जापान ने ताइवान के पक्ष में ये स्टेटमेंट दिया है तो ये चीन को बहुत नागवार गुजरा है, और चीन ने जापान को याद दिलाई है
चीन को नहीं भूलना चाहिए कि उसने चीन की सरकार ने, चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान को याद दिलाया है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने चीन के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया था, कैसे आपने चीन पे कब्जा जमाने का प्रयास किया था और कैसे वहाँ की जनता के खिलाफ विरुद्ध आपने अपराध किया था। तो अब चीन ने जापान को वो बात याद दिला दी है और इसलिए चीन का वो जख्म अभी भी हरा है। उसने अपने सारे क्षेत्र तो जीत लिए, चीन ने अपने सारे मेनलैंड के सारे क्षेत्र तो जापान के कब्जे से मुक्त करा लिए, लेकिन जापान ने जो 3 युद्ध में जो चीन को बुरी तरह से हराया था, जिस तरह से मंचूरिया तक जीत लिया था उसने, उसका बदला जापान से चीन अभी तक नहीं ले पाया है। ये कसक उसके दिमाग में आज भी कायम है कि हम जापान को उसकी जो उसने हमारे साथ किया था उसका हम उसे बदला नहीं चुका पाए हैं। तो इसलिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को चीन इतना तवज्जो दे रहा है कि उसने जापान के राजदूत को बुला लिया, तलब कर लिया और उसे बहुत ही वार्न किया है कि जापान दोबारा इसमें हस्तक्षेप ना करे। और दोस्तों, अगर जापान हस्तक्षेप करता है तो डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है ताइवान के इशू पे, तो चीन यही चाहता है। और चीन नहीं चाहता है और आपको चीन के साथ उसे एक लड़ाई लड़नी है और यही कारण है कि उसने चीन की तरफ अपने कई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर रखा है और जो है वो मौके की तलाश में है। दोस्तों, तो इस तरह से जो ये इलाका है, जो प्रशांत महासागर का इलाका है, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का जो इलाका है, वो ताइवान को और जो गल्फ ऑफ ताइवान है, वो सब आजकल बहुत टेंस बना हुआ है और इसमें जापान ने इस विवाद में कूद करके इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। अब देखना ये है कि ये कहाँ जा कर के ये विवाद ख़त्म होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको चीन और ताइवान के मामले में जापान के इंटरफेयर को अगर आप किस रूप में देखते हैं, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं और आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये जो प्रकरण है वो क्या एक नए विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।